Well, friends, very good morning everyone. Welcome to Success Mantra by जय मलिक. आज का हमारा चैप्टर है लिमिटेशन एक्ट 1963. उसका ब्रीफ काफ़ी लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम इन 10 पॉइंट्स को नोट करें, समझें, तो हम मोर देन 90% हमें लिमिटेशन एक्ट की बारे में अवेयरनेस मिलेगी. तो आइए, लिमिटेशन एक्ट क्या है, और ये इसमें 32 सेक्शन है, 137 आर्टिकल्स है. हमने सभी सेक्शन का जिक्र नहीं करना है. हमारे लाइक एज ए बैंकर या जनरल पब्लिक जो मेन हमें लिमिटेशन पीरियड के विषय में जानना चाहिए. लिमिटेशन को पहले ये समझे कि लिमिटेशन है क्या. ये एक ऐसा पीरियड को लिमिट करता है, बाउंड करता है कि कोई सूट, एप्लीकेशन या अपील विद इन दैट पीरियड कैन बी फाइल्ड. वो सूट, वो एप्लीकेशन, अपील उस विद इन दैट पीरियड, उस पीरियड के अंदर ही हम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं अपने अधिकार के लिए. तो देखिए, विद इफेक्ट फ्रॉम, ये 1963 में लिमिटेशन एक्ट आया था और जनवरी 1 1964 से ये एप्लीकेबल है. लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन. ये कॉज ऑफ एक्शन से स्टार्ट होता है. जैसे सपोज किसी ने, ए ने बी को लोन दिया. सपोज ए ने बी को लोन प्रोवाइड किया, ठीक है. तो जिस दिन लोन दिया उस दिन से जो उसका प्रेस्क्राइब पीरियड है, लिमिटेशन अलग अलग है, वो मैं बताऊंगा एक एक करके. तो विद इन दैट पीरियड सूट या अपील या एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है. तो ये था. तो इसका मेन है लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन. जब वो कॉज एक्शन हुआ तब से स्टार्ट हो माना जाएगा. देखिए, इसका पर्पज क्या है, क्यों लिमिटेशन एक्ट बना. वैसे तो हमें सुना है कि कभी किसी ने, हालांकि इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, कि किसी ने किसी को लोन दिया और कई 6-7 पीढ़ियां, जनरेशन बीत की, लोन की डिमांड नहीं की, और 6-7 पीढ़ी के बाद किसी ने सपोज 10 रुपये दिया और वो कहता है कि आपके दादा परदादा और उसके दादा ने हमारे से ये लोन लिए थे 10 रुपये और आज वो लाखों हो गया है. तो उस आदमी से डिमांड नहीं की गई. तो ये देखते हुए कोर्ट में ये केस गया और कोर्ट ने किया कि लिमिटेशन एक्ट कोई बनना चाहिए. तभी ये लिमिटेशन एक्ट बना था कि जिस लोन देने वाला, देखिए एक है लोन देने वाला क्रेडिटर और एक डेटर. सपोज ये केस लेते हैं तो क्रेडिटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिमांड करे डेटर से. इसीलिए ये पीरियड है. इसीलिए इस पीरियड को एक्सटेंशन करने के लिए लोग, बैंक वाले, कई बार देखा होगा, बैलेंस कंफर्मेशन लेटर लेते हैं, साइन कराते हैं विद इन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, जो अलग अलग पीरियड जो फिक्स किया हुआ है. तो अब देखिए क्या होता है कि जैसे आज 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर 22 है. तो और इसका प्रेस्क्राइब पीरियड सपोज 3 इयर्स है, 3 इयर्स. तो इसका लिमिटेशन विद इन दैट पीरियड वन कैन फाइल सूट. वो क्या होगा, 3 साल कहाँ तक जाएंगे. तो इसके जो 3 साल है वो ये 2025 तक लिमिटेशन अलाइ होगा. कुछ लोग इसको 2 अक्टूबर की बजाय यहाँ पर 1 अक्टूबर 2025 करते हैं, जो ठीक नहीं है. प्रूडेंट प्रैक्टिस है, चलो ठीक है, लेकिन वो 2 अक्टूबर 2025 तक एप्लीकेबल रहेगा. इसमें जिस दिन से डेट काउंट करते हैं वो डेट, वो दिन एक्सक्लूड किया जाता है और ये इंक्लूड किया जाता है. इसलिए 2 अक्टूबर से 2 अक्टूबर 22 से 2 अक्टूबर 2025 तक कभी भी सूट फाइल किया जा सकता है. तो अगर सपोज यहाँ पर कोर्ट हॉलीडे है किसी कारण, यहाँ पर
कोर्ट हॉलीडे, कोर्ट क्लोज है, किसी क्लोज हो गया, कोर्ट क्लोज ड्यू टू एनी रीजन, तो ये पीरियड यहां से जब भी कोर्ट ओपन होगा वहां तक पीरियड ये काउंट लिमिटेशन एक्सटेंड हो जाएगा। तो आइए एक एक करके हम करते हैं कि फिर इसका पर्पस देखिए। पहले पर्पस क्यों ये एक्ट क्यों बना, पर्पस क्या था। पर्पस देखो, जब भी कोई कोज ऑफ एक्शन होता है तो जैसे जैसे एज टाइम पासेस, टाइम जब समय बीतता है, पासेस, रिकोलेक्शन या मेमोरी जो है वो रिलायबल नहीं होती। पासेज रिकोलेक्शन ऑफ फैक्ट्स बिकम अनरिलायबल। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो इतना सब कुछ उसको मेमोराइज करना डिफिकल्ट होगा। दूसरा एविडेंस, एविडेंस पर कोर्ट चलता है। एविडेंस बिकम्स harder to obtain। जैसे जैसे टाइम पास होगा एविडेंस मिलने मुश्किल हो जाएंगे। और तीसरा विटनेसेस, गवाहों पर को फैसले देता है तो गवाह मिलने मुश्किल हो जाएंगे या गवाह को मिलना एक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये तीन रीजन हैं। एक तो एज टाइम पासेज रिकोलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, मतलब फैक्ट्स को मेमोराइज करना डिफिकल्ट है, फिर एविडेंस मिलने मुश्किल है, और विटनेस, गवाह अगर होंगे आज के दिन तो कुछ समय के बाद वो चेंज हो जाते हैं जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है। तो ये पर्पस था लिमिटेशन एक्ट 1963 का, ये ब्रीफ मैंने बताया है। तो आइए अब इनमें मेन प्रोविजन क्या है। सूट रिलेटिंग टू अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट से रिलेटेड सूट हैं, अकाउंट्स रिलेटिंग टू, सूट रिलेटिंग टू अकाउंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, डिक्लेरेशंस हैं, डिक्री हैं, रिलेटिंग टू मूवेबल प्रॉपर्टी, जितने भी केसेस हैं, पीरियड अलाउड विद इन 3 ईयर, 3 ईयर्स के अंदर उन सूट फाइल किया जा सकता है इन केसेस में। सूट रिलेटिंग टू पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के सूट हैं जितने भी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, शॉप्स हैं, तो इसका 12 ईयर्स है। कई बार बैंक पर्सनल लायबिलिटी एज वेल इमूवेबल प्रॉपर्टी भी चाहे सिक्योरिटी रखते हैं। तो अगर 3 साल का पीरियड वो पर्सनल लायबिलिटी थी वो खत्म हो गया, तो यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी को सीज कराने के लिए इस यहाँ पीरियड 12 साल है। तो इसका पोजेशन लेने का 12 साल है, पोजेशन ले सकते हैं। सूट रिलेटिंग टू पोजेशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी की गई है वो 30 ईयर्स, वो विद इन 30 ईयर्स उसका पोजेशन लिया जा सकता है कोर्ट के थ्रू। अब सूट रिलेटिंग टू टोर्ट्स, टोर्ट्स क्या होते हैं? यातना, किसी को शारीरिक हानि पहुंचाना, प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना। तो इस प्रकार के जितने भी सूट्स हैं उनका 1 ईयर है, कम समय है। इसमें किसी को फिजिकल यातना दी गई, किसी को मानहानि, प्रतिष्ठा का सवाल था, तो वहां पर अगर उसकी सम्मान के लिए केस फाइल किया जाए तो वहां 1 ईयर है। टोर्ट्स मीन्स यातना, चाहे वो जानबूझ कर की गई हो, लापरवाही से हुई हो, या कुछ सेंसिटिव मैटर्स में होने के बाद भी, जैसे कुत्ते के काटे का है, अगर कुत्ते ने, किसी ने कुत्ता पाल रखा है, डॉग्स, और वो उसने काटा है, उसने सावधानियां भी बरती हैं, जानबूझ कर भी नहीं किया, तो भी वहां डैमेज का हर्जाना लेने के लिए कोर्ट ने 1 साल रखा है। क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस है, जिसको कुछ डैमेज हुआ है उसकी भरपाई, ये एक नेचुरल जस्टिस
कोर्ट के भी आपसे होता है। सूट रिलेटिंग टू कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस, काफ़ी कंपनसेशन होते हैं, वो लेने होते हैं, तो उनका भी 3 इयर्स पीरियड है, विद इन 3 ईयर, ये सब विद इन है। इन केस ऑफ विद इन मतलब 3 साल तक। तो इन केस ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील फाइल करनी है अंडर CPC, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत इन हाई कोर्ट में ये 90 डेज है, 90 डेज, अदर देन हाई कोर्ट 30 डेज। तो ये अपील फाइलिंग करने से पहले ये पीरियड की जानकारी होना अति आवश्यक है। इफ कोर्ट इज क्लोज्ड ऑन लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन जिस दिन लास्ट डे है, जैसे मैंने वहां बताया था, तो और क्लोज है, कोर्ट इज क्लोज लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन, सूट अपील और एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड व्हेन कोर्ट रीओपन्स, जब कोर्ट रीओपन होगा तो उस दिन सूट फाइल हो सकता है। इफ ए पर्सन वाज डिसेबल्ड, जैसे कोई माइनर है, इनसेन, दिमागी तौर से इनसे वो काम दिमाग अनसाउंड माइंड है, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल स्टार्ट आफ्टर डिसेबिलिटी रिमूव्ड, जब डिसेबिलिटी रिमूव हो जाएगी तो वहां से पीरियड शुरू होगा और उसको एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना पड़ेगा। वेयर ए डिफेंडेंट हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, देखिए एक सूट फाइल करता है, एप्लीकेंट है, एक डिफेंडेंट है, तो डिफेंडेंट वो है जिसने अपनी डिफेंस में जिसके बाद सूट फाइल किया गया, अगर वो इंडिया से बाहर है तो जितने दिन वो बाहर रहेगा वो लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं होगा, तो दैट पीरियड इज एक्सक्लूडेड, वो एक्सक्लूड हो जाता है। द लॉ ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले, कुछ केसेस में कोर्ट जो सेटिस्फाई होता है कि कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं कि सूट फाइल पॉसिबल नहीं था, अपील फाइल पॉसिबल नहीं था, तो उस केस में अगर कोर्ट इज सेटिस्फाइड और वो एक नेचुरल जस्टिस को मद्देनजर रखते हुए करता है, तो नेचुरल जस्टिस के बेस पर उसको कंडोनेशन ऑफ डिले मिल जाता है। ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, ये एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं है। तो ये था मेन चीजें लिमिटेशन एक्ट 1963 का ब्रीफ। और पार्ट 2 में हम एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन कैसे किया जाता है ये बताएंगे, और उसके बाद में लॉ ऑफ टॉर्ट तीसरे पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।